नमस्कार, ISD न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। तो बात करेंगे कुछ प्रमुख खबरों को लेकर, जिसमें पहली खबर नीतीश कुमार से जुड़ी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में मुलाकात की। नीतीश की इस मुलाकात का उद्देश्य वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करना है। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और जनता दल यूनाइटेड नेता संजय झा भी मौजूद रहे। केजरीवाल से पहले नीतीश कुमार ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा से भी उनके पार्टी कार्यालयों पर मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, मेरे घर पधारने के लिए नीतीश जी का बहुत बहुत शुक्रिया। देश से संबंधित कई गंभीर विषयों, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऑपरेशन लोटस, इन लोगों द्वारा खुलेआम MLA की खरीद फरोख्त करके जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों को गिराना, भाजपा सरकारों का बढ़ता निरंकुश भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी पर चर्चा हुई। नीतीश कुमार का हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकल दल सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला से भी मिलने का कार्यक्रम है। जेडीयू नेता सभी विपक्षी दलों को वर्ष 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का संयुक्त मुकाबला करने के लिए एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका विशेष जोर समाजवादी पृष्ठभूमि की पार्टियों को एक साथ लाने पर है। पिछले महीने भाजपा से नाता तोड़ने वाले नीतीश कुमार ने रविवार को कहा था कि उनका एकमात्र लक्ष्य भाजपा को केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष को एकजुट करना है। नीतीश ऐसे समय दिल्ली के दौरे पर आए हैं जब कयास लगाए जा रहे हैं कि वर्ष 2024 में होने वाले चुनाव के लिए वह विपक्ष के प्रधानमंत्री पद उम्मीदवार हो सकते हैं। बता दें कि जब जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं ने हाल के दिनों में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से नीतीश को विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त चेहरा बताया है। हालांकि खुद नीतीश कुमार का कहना है कि वह इस दौड़ में शामिल नहीं है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के चर्चित लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस का जवाब देने के लिए 26 सितंबर तक का वक्त दिया है। इससे पहले पिछले महीने आशीष ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ के समक्ष आशीष मिश्रा के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि एक क्षेत्र में कुछ गोलीबारी आदि हुई थी, कुछ लोग मारे गए, मेरे पक्ष को सुना नहीं गया। जस्टिस बनर्जी ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं, राज्य सरकार 26 सितंबर तक जवाब दाखिल करें। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी के जरिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। पिछले साल लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान हिंसा हुई थी जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में बीजेपी नेता के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य अभियुक्त है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि लखीमपुर केस में 4 किसानों की मौत हो गई थी और आरोपी की गाड़ी वहां मौजूद थी। यही सबसे बड़ा फैक्ट है। यह मामला जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। पिछले साल देश में चल रहे किसान आंदोलन के दौरान 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के टिकुनिया में हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे आरोप हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष उर्फ मोनू ने अपनी जीप से किसानों को कुचल दिया था। इस मामले में यूपी की SIT टीम ने 5000 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। SIT ने अपनी चार्जशीट में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया था। इतना ही नहीं, SIT के मुताबिक वह घटना स्थल पर ही मौजूद था। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फरवरी में आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी। लखीमपुर में यह घटना पिछले साल 3 अक्टूबर को तब घटी जब किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे जिन्हें केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से निरस्त कर दिया गया। लखीमपुर खीरी जिले के टिकोनिया क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के एक गांव में कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का किसानों की ओर से विरोध किया जा रहा था। इसी दौरान हुए हादसे में 4 किसानों समेत 8 लोगों की SUV कार के नीचे आने से मौत हो गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 26 जुलाई को अपने फैसले में लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस कृष्ण पहल की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा था कि आशीष राजनीतिक रूप से इतना प्रभावशाली है कि वह गवाहों और मामले की सुनवाई को प्रभावित कर सकता है।
अगली खबर अल्ट न्यूज के फाउंडर मोहम्मद जुबैर से जुड़ी है। मोहम्मद जुबैर एक बार फिर विवादों में है। उन्होंने एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले के बाद ऐसा ट्वीट किया जो उन्हें फिर से जेल के अंदर पहुंचा सकता है। बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने उस ट्वीट के पीछे की मंशा पर गहरा सवाल उठाते हुए पुलिस से शिकायत की और FIR दर्ज करवा दी। मामला मैच के दौरान भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की तरफ से पाकिस्तानी बैटर आसिफ अली का कैच छोड़ने का है। उस मैच में पाकिस्तान को जीत मिली थी और भारत हार गया था। इस पर धड़ाधड़ ट्वीट्स होने लगे जिसमें अर्शदीप को खालिस्तानी बताते हुए उस पर जानबूझकर कैच छोड़ने का आरोप लगाया जाने लगा। दावे किए जाने लगे कि अर्शदीप एंटी नेशनल है जिसने भारत को पाकिस्तान के हाथों हराने के लिए ही मैच के बिल्कुल अहम मोड़ पर कैच छोड़ दिया। मोहम्मद जुबैर ने अर्शदीप को धिक्कारने वाले कुल 35 ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट लेकर ट्वीट किया। 4 अगस्त की रात करीब 11:30 बजे मैच खत्म हुआ और उसी रात 12:05 पर जुबैर ने स्क्रीनशॉट्स के साथ अपने ट्वीट में लिखा, एक कैच छूटा, और जुबैर ने अपने ट्वीट में इंडिया वर्सेस पाक भी डाला। उसी रात 2:15 पर विजय पटेल नाम के यूजर ने जुबैर को याद दिलाया कि उनके इस ट्वीट को पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जा रहा है। उन्होंने लिखा, यह ट्वीट्स पाकिस्तानी अकाउंट से रीट्वीट और पसंद किया जा रहा है। बधाई, आपने अपना काम कर दिया, आप पाकिस्तान के हीरो हैं। हालांकि जुबैर को फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने ना कोई सफाई दी और ना अपना ट्वीट ही डिलीट किया। फिर जुबैर के खिलाफ बातें होने लगी। उन्हें देश में नफरत फैलाने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने की मांग की जाने लगी। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह ने तो बाकायदा पुलिस को चिट्ठी लिखकर FIR करने की मांग कर डाली, लेकिन जुबैर है कि डिग नहीं रहे। यह वही जुबैर है जो अपने ट्वीट के लिए जेल जा चुके हैं और कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दी है। अदालत ने यह जरूर कहा है कि वह जुबैर या किसी अन्य को ट्वीट करने से कैसे रोक सकता है, लेकिन क्या इससे जुबैर को कुछ भी ट्वीट करने की छूट मिल जाती है? यह सवाल इसलिए भी गंभीर है कि बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के टीवी पर दिए गए एक बयान पर उनके एक ट्वीट से देश में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। वही विवाद देश में लंबे समय तक भय और आतंक का आधार बना रहा। विदेशों में प्रतिक्रियाएं आई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की फजीहत हुई। इतना ही नहीं, उदयपुर से इंदौर तक 8 लोग इस्लामी कट्टरपंथियों के शिकार हो गए। अगर जुबैर ने ट्वीट नहीं किया होता तो शायद उन कट्टरपंथियों को पता भी नहीं चल पाता कि आखिर उस टीवी डिबेट में नुपुर शर्मा ने क्या कहा। जुबैर को अच्छे से पता है कि पैगंबर को लेकर एक समुदाय में कितनी संवेदनशीलता है, फिर भी उन्होंने ट्वीट किया और भावनाएं भड़क उठी। उसका नतीजा 8 लोगों की बर्बर हत्याओं के रूप में सामने आया। लेकिन जुबैर है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्होंने फिर से ऐसा ट्वीट किया जिसमें सिख समुदाय के अंदर आक्रोश पैदा करने की पूरी क्षमता है। वह अलग बात है कि वक्त रहते लोगों ने यह साबित कर दिया कि अर्शदीप को खालिस्तानी बताने वाले ज्यादातर ट्विटर हैंडल पाकिस्तानी है, जिनकी मंशा भारत में सिखों और हिंदुओं के बीच मतभेद पैदा करना है। अब सवाल उठता है कि जुबैर ने जब यह ट्वीट किया तो जुबैर ने ट्वीट्स की फैक्ट चेकिंग क्यों नहीं की? जुबैर खुद को फैक्ट चेकर कहते हैं। कहते क्या है, वह यही पैसा अपना रखा है। फिर सवाल उठता है कि क्या उन्होंने जिन ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट लिए थे उनके हैंडल की जांच की थी? अगर की होती तो उन्हें पता चल गया होता कि भारत के अंदर से अर्शदीप के खिलाफ आवाजें नहीं उठ रही, बल्कि यह पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है। अगर उन्होंने अच्छे से देख परख लिया था फिर भी ट्वीट किया तो उनकी मंशा पर सवाल उठाना जायज है। यानी अगर जुबैर ने उन ट्वीट्स की फैक्ट चेकिंग नहीं की तो क्यों नहीं की, और करके भी स्क्रीनशॉट ट्वीट किए तो फिर क्यों किए? सवाल तो दोनों हालत में बनते हैं। दूसरे लहजे में कहें तो अर्शदीप को लेकर किया गया ट्वीट हर हाल में जुबैर को कटघरे में खड़ा करता है। जुबैर वही व्यक्ति है जो यह बताते हैं कि कौन सा वीडियो, कौन सा ट्वीट, कौन सा फोटो कहां से लिया गया है, वो कब का है, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई। ऐसे में यह सवाल नाजायज तो नहीं हो सकता कि आखिर अर्शदीप को खालिस्तानी बताने वाले ट्विटर हैंडल्स कहां के हैं, उनके पीछे कौन लोग हैं, इसका पता लगाने में उन्होंने कोताही क्यों की? क्या यह उनकी कोताही थी या फिर जानबूझकर नज़रअंदाज करने के विकल्प का चयन जो अक्सर किया करते हैं? अगली खबर जम्मू कश्मीर से है। कश्मीर संभाग के जिला अनंतनाग में मंगलवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया। पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मुस्तैदी से मौके पर तैनात हैं। जवानों ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। इससे पहले सोमवार को आतंकियों ने अनंतनाग के इमाम साहिब इलाके में SOG कैंप पर हमला किया था। देर रात आतंकियों ने SOG कैंप को निशाना बनाकर फायरिंग की। जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। घटना के तत्काल बाद पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान चलाया गया। इस हमले में
किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं सोमवार देर रात शाम दक्षिण कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने बताया कि आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर शोपियां जिले के बसकुचन इलाके में पुलिस, सेना तथा सीआरपीएफ ने तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान घेरा सख्त होता देख छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने संयम बरतते हुए आतंकियों को समर्पण करने के लिए बार बार कहा। इसके बाद भी वे नहीं माने और लगातार फायरिंग करते रहे। जवाबी कार्रवाई से मुठभेड़ शुरू हो गई। जैश-ए-मोहम्मद कमांडर आशिक नेंगरू के भाई की अपहरण के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका गोलियों से छलनी शव सोमवार की सुबह सेब के बगीचे से बरामद हुआ। सूचना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर कर छानबीन की ताकि अपहरण करने वाले आतंकियों का सुराग लग सके। पुलिस ने बताया कि नारापोरा गांव के लोगों ने सुबह सेब के बगीचे में शव पड़ा पाया। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर छानबीन की तो पता चला कि युवक के शरीर पर गोलियों के निशान है। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना की जानकारी हासिल की है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मीट फैक्ट्री मामले में चार्जशीट के बाद अब पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उनके दोनों बेटों समेत 7 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की फाइल तैयार हो गई है। विवेचक ने फाइल को एसएसपी के पास भेज दिया है। इसके अलावा याकूब और उसके बेटों को भगोड़ा घोषित करते हुए इनके पोस्टर भी शहर के चौराहों पर चस्पा करने की तैयारी पुलिस टीम कर रही है। 31 मार्च 2022 को हापुड़ रोड स्थित याकूब कुरैशी की फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा था। फैक्ट्री में अवैध तरीके से मीट पैकिंग की जा रही थी। पुलिस ने 10 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था, जबकि याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी संजीदा बेगम और 2 बेटे इमरान, फिरोज समेत 7 लोग फरार हो गए थे। इस मामले में याकूब और उनके दोनों बेटों, पत्नी समेत 17 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। याकूब व उसके दोनों बेटे फिरोज और इमरान अभी तक फरार है। केस में पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट दाखिल कर चुकी है। याकूब, उसके दोनों बेटे फिरोज और इमरान, मैनेजर मोहित त्यागी सहित 7 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की फाइल भी खरखोदा पुलिस ने तैयार की है। इस फाइल को आगे की कार्रवाई के लिए एसएसपी को भेजा गया है। बताया गया है कि फाइल अब डीएम कार्यालय भेज दी गई और डीएम की अनुमति के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत इसके बाद बाकी संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई करेगी। वहीं इस मामले में एसएसपी का कहना है कि याकूब और उसके परिवार पर लगातार कार्रवाई चल रही है। उनकी तलाश में पुलिस टीमें कई जगह दबिश भी दे रही है। बता दें कि डेनमार्क के कार्टूनिस्ट का सिर कलम करने वाले को 51 करोड़ रुपए देने का ऐलान करने के बाद याकूब पहली बार विवादों में आए थे। शहर में हापुड़ अड्डा चौराहे पर गाड़ी को हाथ देने पर सिपाही चहन सिंह को थप्पड़ मारने के मामले में भी याकूब घिर गए थे। सूबे में भाजपा सरकार आने के बाद से ही याकूब पुलिस के रडार पर आ गए और उनकी मीट फैक्ट्री पर कार्रवाई हो गई। पुलिस याकूब और उनके दोनों बेटों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इसी वजह से संपत्ति की कुर्की की गई। याकूब की बेटी पर स्कूल में बच्चों की हंटर से पिटाई का भी आरोप लगा था। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो मिलते हैं कल रात 9 बजे फिर नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। शुभ रात्रि।